हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना कि असेसमेंट क्या होता है और हमने इन डेप्थ पढ़ा कि बेसिकली ऑर्थो असेसमेंट कैसा बनता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं, क्या क्या चीज़ें पता करते हैं, पूछते हैं या एग्जामिन करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या चीज़ें डिफरेंट होती है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट से और एक न्यूरो असेसमेंट कैसे बनता है। ठीक है, सब्जेक्टिव असेसमेंट पे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सब्जेक्टिव असेसमेंट वो होता है जो कि पेशेंट आपको बताता है और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वो होता है जो आप पेशेंट से निकालते हो, एग्जामिन करके, ऑब्जर्व करके, जो आप पता करते हो। सब्जेक्टिव जो पेशेंट की खुद बताएगा, डिफरेंट रहेगा हर पेशेंट के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहली चीज आ जाती है आपका डेमोग्राफिक डाटा। अब डेमोग्राफिक डाटा में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें आ जाएगा आपका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, आईपीडी और ओपीडी नंबर। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्यों रेलेवेंट होती हैं ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिकैप कर देती हूँ। नेम हम एड्रेस करने के लिए पेशेंट को यूज करते हैं। एज, अगर एज रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसके लिए। जेंडर, अगर सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए। एड्रेस, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को जानने के लिए। ऑक्यूपेशन, अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए। और आईपीडी ओपीडी नंबर आपको हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो डेमोग्राफिक डाटा में आ जाएंगी जो आप पेशेंट से लेते हो। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन चीज आ जाती है चीफ कंप्लेंट्स, जो कि पेशेंट आपको अपने शब्दों में बताएगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके साथ आया है। ठीक है, अब वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं एक न्यूरो वाले पेशेंट में, वो होगा, देखो, पेन हो सकता है, इडीमा उसमें भी, ऑर्थो में भी हो सकता है और न्यूरो में भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डिफरेंट मिलेंगी ऑर्थो में, न्यूरो में, कार्डियो में, थोरैसिक में या फिर स्पोर्ट्स असेसमेंट में। उसको जो अपने डेली के काम है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसमें डिफिकल्टी आ रही हो सकती है, भारीपन महसूस हो रहा हो सकता है, उसके लिम्स में हैवीनेस इन लिम्स हो सकता है। ठीक है, कोई सेंसेशन जो हमारी टच सेंसेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, या किसी और तरह की सेंसेशन जो लॉस हो सकती है, उसको फील नहीं हो रहा हो सकता है, टच या कोई और चीज़। उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही हो सकती है क्योंकि उसके न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स या रेस्पिरेटरी सेंटर्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम से बेड रेस्ट पे था, उसको ट्रेमर्स आ रहे हो सकते हैं। अब ट्रेमर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इंटेंशनल ट्रेमर्स होता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स होता है। ट्रेमर्स क्या होते हैं? जो इस तरह की शिवरिंग लाइक फीलिंग आती है कुछ भी काम करते टाइम या फिर रेस्टिंग के टाइम, उसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो वो आ रहे हो सकते हैं। किसी और तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हो सकते हैं उसको, जो कि वो खुद बताएगा कि हाँ, एक अब नॉर्मली मेरा अपने आप से कुछ भी मूवमेंट हो जाता है, होने लग जाता है, आँख फड़कने लग जाती है, या फिर कुछ ऐसा टिनिटस आने लग जाता है, रिंगिंग साउंड आने लग जाता है। ये सारी जो है वो चीफ कंप्लेंट्स में उसके आ सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो फिर उसको ब्लैडर कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, बाउल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में यदि दिक्कत है, सेरेबेलम में प्रॉब्लम है, तो उसको चलते चलते गिरने की दिक्कत हो सकती है कि हाँ, वो बोले कि मैं चलता हूँ तो मैं कभी भी गिर जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, मेरा बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। या फिर वो बोले कि हाँ, मैं कभी कभी उठता हूँ और मुझे दो दो चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, डबल विजन होने लग जाता है, या फिर मेरे को आधी चीज़ें दिखती ही नहीं है, इतना ही पोर्शन का, इतने ही रेंज का मैं देख पाता हूँ, उससे इधर और इधर नहीं देख पाता हूँ, रेंज कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी चीफ कंप्लेंट्स में आ सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गई जो उसकी मेन कंप्लेंट है जिसके साथ वो आया है। इसके बाद हम एक और चीज़ें लेते हैं जो कि एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, मतलब कि इसके साथ साथ उसको ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि आपकी कंडीशन या आपके ट्रीटमेंट से रेलेवेंट है, वो चीज़ें भी आप पता करते हो। अब एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है, उस वजह से भी सेंसरी लॉस या कुछ भी तो भी हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से उसके बाद के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेशेंट बहुत टाइम से बेड रेस्ट पे था तो फिर प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, या फिर एपिलेप्टिक एपिसोड्स आ सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में आएंगी। ये चीफ कंप्लेंट नहीं है, मतलब कि ये मेन प्रॉब्लम नहीं है आपके पेशेंट की,
लेकिन ये भी ऐसी कंप्लेंट है जिन पर आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा अपने पेशेंट को कम्प्लीटली रिहेबिलिटेट करने के लिए या उसको एक अपनी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए आपको उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आ जाता है हमारी हिस्ट्री वाला पार्ट, जितने भी हम अलग अलग तरह की हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आप क्या लोगे कि ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो डिसऑर्डर है वो कब से शुरू हुआ। इमीडिएट डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट कब से शुरू हुआ, कि वो बोले कि हाँ अभी जो ये पेन है वो 1 महीने से आ रहा है, पहले कभी रहा हो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आएगा। अभी कब से आ रहा है वो हम जानेंगे प्रेजेंट में। तो ऑनसेट कब से हुआ, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कोई अगर इंजरी है या ट्रॉमा हुआ है तो मैकेनिज्म क्या था उस इंजरी का या ट्रॉमा का, कोई आप रिसेंटली कोई आपकी मेडिकेशन में चेंज आया है क्या, कोई चेंज करा है, या फिर कुछ रिसेंट सर्जरी हुई है क्या, या अभी आपने कुछ एक्सरे वगैरह कराया हो, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई हो, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे उसमें प्रोटोकॉल में चेंज आया है, कुछ ऐसा है। सर्जिकल कंप्लेंट्स है आपकी कि अभी सर्जरी हुई थी तो उसमें कुछ अब नॉर्मल हुआ है या ऐसी कुछ कंप्लेंट है। इसके बाद आ जाती है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें कि पहले का उस कुछ रेलेवेंट अगर रहा हो तो वो बताएगा कि हाँ मेरे को पहले भी स्ट्रोक हुआ था, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, या फिर मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या मेरी पहले कोई सर्जरी हुई थी, या मैं पहले ऐसी कोई मेडिकेशन खाता था वो फिर बंद हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लेते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो जेनेटिक होती हैं। जैसे जो हम स्ट्रोक की अगर हिस्ट्री लोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जनरेशनल रहता है कि हमारे फादर को भी स्ट्रोक आया था, फिर वो पैरालिटिक हेमिप्लीजिक हो गए थे, और फिर मुझे भी स्ट्रोक आया, और उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर को भी आया था। तो अगर स्ट्रोक में आप देखोगे, या फिर आप हाइपरटेंशन की हिस्ट्री लोगे, डायबिटीज़ की हिस्ट्री लोगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री लोगे, तो ये सारी चीज़ें जनरेशनल आती रहती हैं। सेम विथ थायराइड अगर आप देखो तो उसका भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये कोई जनरेशनल डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर है तो फिर जो आपका पेशेंट है उसकी आगे आने वाली जनरेशन को भी हो सकता है, उसका प्रिवेंशन आपको कैसे करना है, उनको फिट कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। फिर आ जाता है पर्सनल हिस्ट्री, मतलब कि पेशेंट के खुद के लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या वो इंड्यूस कर रहा है उसको बीमारियों की तरफ। ठीक है, वो हो जाती है उसकी डाइट कैसी लेता है, वो लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी है, एक्टिव है, या फिर बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्या पेशेंट स्मोक करता है, अल्कोहल लेता है, या फिर क्या वो टाइप ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको। टाइप ए पर्सनैलिटी वो होता है कि पेशेंट को या किसी भी इंसान को ऐसा लगे कि अगर मैं सक्सीड या एक्सेल नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ में तो फिर वो एंजाइटी लेना शुरू कर दे, या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट हार्बर करना शुरू कर दे उस चीज़ पे। कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं कि नहीं मुझे तो अपना बेस्ट देना है हर एक चीज़ में, और अगर मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर वो बहुत गलत है, फिर वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। तो ये होती है टाइप ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है आपकी हिस्ट्री में, जो कि सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें कि आपको यही सब जानना है कि वो कहाँ रहता है, कौन सी लोकेलिटी में रह रहा है पेशेंट, उसकी फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। अब फैमिली के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जितना आप जॉइंट फैमिली में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस या एंग्जाइटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, उतना बर्डन रहता है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, आपको एक अपने आप को टाइम देने का वो नहीं मिल पाता, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल इकोनॉमिक होती है। इसी के साथ हमारा जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है न्यूरो का वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले शुरू हो जाती है जैसे ही पेशेंट दरवाजे से एंटर करके आपके सामने आ रहा है, तभी से आपकी ऑब्जर्वेशन पार्ट जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। ये आप अलग से बैठ के ऑब्जर्व नहीं करोगे, ये आप तभी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे कि हाँ ये XYZ प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है सामने से अभी से ही। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि पेशेंट की बिल्ड क्या है, बॉडी टाइप क्या है, बॉडी टाइप जैसे कि एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, ये सारी बॉडी टाइप्स भी होती है। ठीक है, तो किस टाइप की बॉडी टाइप है, बिल्ड क्या है, गेट कैसी है पेशेंट की, कैसे चल के आ रहा है, कोई पैथोलॉजिकल गेट तो नहीं है या फिर नॉर्मल है,
पोस्चर कैसा है पेशेंट का, क्या वो एक साइड को झुका हुआ है या फिर कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं, कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट आपको अभी से ही होते हुए दिख तो नहीं रही है कि ट्रेमर्स उसको अभी से आ रहे हो, या फिर कोरिया या डिस्टोनिया कुछ तो भी आपको दिख रहा है क्या, या फिर कोई एक्सटर्नल अप्लायंस उसने लगाया है, कोई ऑर्थोसिस है, प्रोस्थेसिस है, या फिर कोई स्लिंग है किसी भी प्रकार का, कोई डिफॉर्मिटी है, चेस्ट डिफॉर्मिटी है, या फिर कोई और पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, कोई चीज़ ऐसी है, इडीमा आपको कहीं पे स्वेलिंग वगैरह हुई ऑब्जर्वेबल दिख रही है क्या, उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको, लेटरल ब्रीदिंग है, एपी ब्रीदिंग है, या फिर कोई अलग तरह का पैटर्न आपको अबनॉर्मलिटी दिख रही है। अब इसके बाद आ जाती है पाल्पेशन, मतलब कि आप अपने हाथ से टच करके क्या चीज़ें पता करोगे। तो पाल्पेशन में सबसे पहली चीज़ आती है एडिमा। इडीमा स्वेलिंग के कुछ स्वेलिंग है पेशेंट में, टेंडरनेस मतलब कि आप प्रेस कर रहे हो तो क्या उसको पेन आ रहा है पाल्पेशन पे, स्पास्टिसिटी। अब मसल स्पास्टिसिटी कैसे पता करेंगे, आप पैसिव मूवमेंट करवा कर देखोगे और अब फिर देखोगे कि उसकी टोन कितनी आ रही है, क्या वो टाइट है नॉर्मल से या फिर वो फ्लैसिड है नॉर्मल से या फिर अब नॉर्मल है क्या। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल मसल का फील कैसा आता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्मल मसल कैसी फील होती है, उससे टाइट है तो स्पास्टिक है, फिर वो कितनी ग्रेड ऑफ स्पास्टिसिटी है एशवर्थ स्केल के हिसाब से या फिर मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल के हिसाब से, वो सब आप एग्जामिन करोगे। फिर चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है उसको टच करके, या चेस्ट एक्सपेंशन उसकी हाथों से नाप के देखो कि चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, एक्सपेंशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, या फिर उसको पिजन चेस्ट तो नहीं है, ठीक है। उसका जॉइंट अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर है क्या, स्पाइन का अलाइनमेंट चेक कर सकते हो आप। इसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो कि न्यूरो का एग्जामिनेशन है, उसमें हम सबसे पहले हमारे हायर फंक्शंस चेक करते हैं, मतलब कि ब्रेन के जो मेन फंक्शंस हैं, 6 हायर फंक्शंस हैं जो मेन हैं, उनको चेक करेंगे अलग अलग तरीके से कि क्या वो ब्रेन के फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है कॉन्शियसनेस, मतलब कि हमारी पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है या फिर अनकॉन्शियस हो गया है। तो कॉन्शियसनेस हम चेक करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल से। इसमें अलग अलग तरह की 5 रेटिंग्स होती हैं, जिसमें कि आप इसमें विजुअल होता है, मोटर होता है और सेंसरी होता है, ठीक है। तो आप अलग अलग चीज़ें जो है चेक करते हो और रेटिंग देते हो। इसके बाद आ जाती है मेमोरी, हम उसकी मेमोरी चेक करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले की ही मेमोरी चेक करोगे, जैसे कि आज सुबह आपने क्या खाया, या फिर आप कहाँ से आए हो, कितने बजे आए थे, आपको कौन ट्रीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मतलब कि उसकी बचपन की कोई घटना आपने उठा ली, वो आपने पूछा कि हाँ आपको ये चीज़ याद है क्या, या फिर आपका स्कूल कौन सा था, बचपन का स्कूल, ये सारी चीज़ें आप इन सबसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी चेक करोगे। फिर आ जाता है ओरिएंटेशन, मतलब कि उसके स्पेस टाइम के हिसाब से पेशेंट का ब्रेन ओरिएंटेड है या फिर नहीं है, मतलब कि उसको पता है, वो अवेयर है अपने सराउंडिंग्स के लिए कि वो कहाँ पर है, अभी टाइम क्या है, डेट क्या है, क्या कर रहा है, ये सारी ओरिएंटेशन उसको है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक करोगे। फिर आ जाता है स्पीच, मतलब आप पेशेंट को कुछ बोलने के लिए कह सकते हो। जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप ये बोल के बताओ, आप उससे बात करो तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रॉपर स्पीच में रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं, उसके वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, मम्बल्ड तो नहीं है, या फिर कोहेरेंट है उस, और वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कि जो आपने पूछा उसका एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, या फिर आपने जो पूछा उसके अलावा वो कुछ और बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप स्पीच में देखते हो। अगर वो कुछ और बोल रहा है, जो आपने बोला उसका रिस्पॉन्स कुछ और ही दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके समझने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उसको कुछ पढ़ने के लिए भी दे सकते हो, चेक करने के लिए कि स्पीच में ही प्रॉब्लम है या फिर परसेप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हियरिंग। हियरिंग में हम चेक करते हैं, मतलब आप जब पेशेंट से बात कर रहे हो तो वॉक इन अ सर्कल, उसके अराउंड आप एक सर्कल में वॉक करो, जिससे कि आपको पता लगेगा कि पूरे 360 रेंज से दोनों साइड से पेशेंट को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर किसी एक रेंज में इस साइड से या उस साइड से पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि उस साइड की हियरिंग अबनॉर्मैलिटी हो या फिर हेयरिंग लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विजन। या तो पेशेंट कलर ब्लाइंड हो सकता है कि उसको कलर्स प्रॉपर नहीं दिख रहे, ब्लू ग्रीन येलो रेड ये सारी चीज़ें, या फिर उसकी ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है तो वो नहीं दिख पा रहा सही से। तो ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन करते हैं हम, उसको चार्ट से जो ABCD वगैरह है वो सारा पढ़ाते हैं, उसका रेंज चेक करते हैं,
ठीक है, पूरा 9 डायरेक्शंस में मूव करवा के देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका हायर फंक्शंस का एग्जामिनेशन। इसके बाद आ जाती है एक और मेन चीज़, जो कि होता है हमारा सेंसरी मोटर एग्जामिनेशन, जिसमें कि सेंसरी एग्जामिनेशन हम अलग करते हैं और मोटर एग्जामिनेशन हम अलग करते हैं। मोटर मतलब कि मूवमेंट, रिस्पॉन्स। सेंसेशन मतलब कि जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं वो उसके दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं, वो हो गया आपका सेंसरी एग्जामिनेशन। अब वो जो सेंसेशन पहुंच रही है उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो हो गया आपका मोटर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सेंसरी एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे, कौन कौन सी सेंसेशंस चेक करोगे, जैसे कि टच हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गई, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, स्टीरियोग्नोसिस और स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब इन चीज़ों को कैसे चेक करते हैं, ठीक है, टच, नॉर्मल टच से या कॉटन बॉल से या अलग अलग तरह की चीज़ें टच करा के आप पता कर सकते हो कि उसको टच सेंसेशन फील हो रहा है कि नहीं। प्रेशर आप थोड़ा सा प्रेस करके पता कर सकते हो, या फिर एक फिलामेंट आता है सेमिस्विंस्टीन फिलामेंट, उसको प्रेस करके देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रेशर उसको फील हो रहा है कि नहीं। पेन आप पिन चुभा के देख सकते हो, या तो हिट करके देख सकते हो हल्का सा, इतना नहीं कि बिल्कुल पेशेंट को दर्द ही हो जाए, बट हल्का सा, तो आपको पता लग जाएगा कि उसका पेन सेंसेशन इंटैक्ट है कि नहीं। टेम्परेचर के लिए हम जनरली क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं जिसमें कि नॉर्मल और थोड़ा सा ठंडा पानी रखते हैं, हल्का सा गर्म और ठंडा, तो पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ गर्म टेस्ट ट्यूब टच कराया या ठंडा टेस्ट ट्यूब टच कराया। इसके बाद आता है वाइब्रेशन, तो आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको स्ट्राइक करो और पेशेंट को टच कराओ किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे, ठीक है, उसके बाद उसको अगर वाइब्रेशन फील हो रही है तो वो येस और नो में रिस्पॉन्ड करेगा। प्रोप्रियोसेप्शन में जॉइंट सेंस चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को ब्लाइंडफोल्ड लगाते हैं और फिर किसी भी डायरेक्शन में उसका जॉइंट को मूव करते हैं या फिर उसके लिम्ब को मूव करते हैं, और फिर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मेरा हाथ ऊपर है या नीचे है या साइड में है या फिर अंदर की तरफ है, तो ये रिस्पॉन्स आता है। स्टीरियोग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें भी सेम ब्लाइंड फोल्ड करके पेशेंट को कोई चीज़ पकड़ा दी, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा दिया या मार्कर पकड़ा दिया, तो पेशेंट को टच करके पता लगना चाहिए कि उसके हाथ में किस तरह की कोई चीज़ है। अगर वो सिमिलर से रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, अगर वो बिल्कुल ऐसा कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ आपने पेन पकड़ा है वो बुरा बॉल है, तो वो गलत रिस्पॉन्स है। अब आ जाता है स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम पाम में 2 पॉइंट पर आपका जैसे मार्कर होता है या फिर जो डी होता है वो लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसको 2 ही पॉइंट पर फील हो रहा है या फिर 1 पॉइंट पर फील हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप 8 mm के डिस्टेंस पे रखते हो, फिर धीरे धीरे आप 5 mm के डिस्टेंस पे रखते हो पॉइंट्स को, फिर आप 3 mm के डिस्टेंस पे रखते हो, तो उसको अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि हाँ 2 पॉइंट पर ही उसको पिन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेंसरी एग्जामिनेशन। इसके बाद आता है हमारा मोटर एग्जामिनेशन, मतलब कि रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोटर में हम सबसे पहले चेक करते हैं मसल टोन जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, स्पास्टिसिटी, फ्लैसिडिटी, पासिव मूवमेंट करके हम मसल टोन चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मसल गर्थ कैसे चेक करते हैं, हमने ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन में भी पढ़ा था कि आप इंची टेप से अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी गर्थ नापोगे और जो दूसरा लिम्ब है उसके साथ चेक करोगे, ठीक है। फिर आ जाता है मसल पावर, ये हम मैनुअल मसल टेस्टिंग के ग्रेड्स के हिसाब से चेक करते हैं। चौथी चीज़ आ जाती है हमारे रिफ्लेक्सेस, जो कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं हम जनरली, विसरल रिफ्लेक्सेस मोस्ट कॉमनली नहीं करते, या फिर हम बेबिंस्की साइन भी देखते हैं, तो वो आप चेक करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लास्ट चीज़ रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि कितना रेंज उसका जा रहा है। तो ये हो गया हमारा मोटर एग्जामिनेशन। इसी के साथ हमारा सेंसरी मोटर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। नाउ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। अब न्यूरो असेसमेंट में रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है तो उसकी वजह से जो हायर सेंटर्स हैं या ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। या फिर बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि पेशेंट या तो कोमा में चला जाता है या तो बेड रेस्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से वंस अगेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या क्या एग्जामिन करोगे, जैसे कि पेशेंट को डिस्निया है कि नहीं, ठीक है, वेंटिलेशन कैसा है उसका हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर क्या है, मतलब जो वाइटल साइंस है वाइटल्स आप चेक करोगे, ठीक है। उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या है, एब्डोमिनोथोरैसिक है या थोरैको एब्डोमिनल है, ये चीज़ें चेक करोगे। उसका एबीजे एनालिसिस कराओगे कि गैस परफ्यूजन क्या है, ठीक है। उसका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो चेक करोगे,
उसका एपनिया है, स्लीप एपनिया है, डिस्निया है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। स्पायरोमेट्री कराओगे वाइटल कैपेसिटी या लंग कैपेसिटीज वगैरह पता करने के लिए। उसको ऑस्कल्टेट करोगे कि कहीं पर ब्लॉकेज या कंजेशन तो नहीं आ रहा है चेस्ट में या लंग्स में कहीं पे। उसका टेक्टाइल वोकल फ्लोमीटर्स आप लेते हो, ठीक है, यहाँ पर ऑस्कल्टेट करके। उसके बाद आप चेस्ट एक्सपेंशन देखते हो कि चेस्ट जो है वो प्रॉपरली जितना एक्सपैंड होना चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद आ जाता है ब्लैडर एंड बॉवल एग्जामिनेशन। बहुत सी न्यूरो डिसऑर्डर्स ऐसी हैं जिसमें कि हमको ब्लैडर और बॉवल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली वो न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी आपका ऐसे अगर मान लो कि लंबर एरिया पे लगी है या फिर पेरिफेरल डिसऑर्डर है, एलिमिनल है, यूएमएनएल है, तो किसी भी तरह के डिसऑर्डर में आपको ब्लैडर और बॉवल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या चेक करते हो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है यूरिनेशन की या फिर एक्सक्रीशन की, अर्जेंसी कितनी रहती है, ठीक है, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस है या फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, ठीक, फीकल इनकॉन्टिनेंस है कि नहीं है, मतलब कंट्रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ आप पेशेंट को एक ब्लैडर एंड बॉवल डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हो कि कितनी बार गए, किस टाइम पर गए, कितने ड्यूरेशन में गए, और फिर आपने फूड इनटेक या फिर वाटर इनटेक कब किया था। तो वो एक ऐसा पूरा डायरी बनाते हैं जिससे कि आप एग्जामिन करते हो ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट में हम डेली लिविंग के या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि एक पेशेंट को करना ज़रूरी है या फिर वो आप लाइफ में करते हो, वो सारी चीज़ें आप असेस करते हो, जैसे कि खाना खाना, नहाना, वॉशरूम यूज, टॉयलेट यूज़ करना, ग्रूम करना अपने आप को, ड्रेसिंग, कपड़े पहनना, ठीक है, यूरिनेशन, एक्सक्रीशन। इसके बाद बेड ट्रांसफर, मतलब कि बेड से चेयर पे शिफ्ट होना या चेयर से कहीं और काउच पे शिफ्ट होना या वापस से बेड पे शिफ्ट होना, मूवमेंट करना, एम्बुलेशन करना या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग करना, ये सारी जो है ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है। तो वो उसकी फंक्शनैलिटी कितनी है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप असेस करते हो। इसके लिए एक इंडेक्स आता है या स्केल आता है जिसको कि हम बार्थल इंडेक्स बोलते हैं, उसके बेसिस पर आप फंक्शनल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। लास्टली एक और एग्जामिनेशन होता है जो कि गेट एग्जामिनेशन होता है। इसमें हम कैसे चेक करते हैं, गेट में दो तरह के फेजेस होते हैं, स्टांस फेज और स्विंग फेज। तो आप पूरा थोड़ा एग्जामिनेशन करते हो कि उसके स्टांस फेज में जो हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ है वो अपने प्रॉपर टाइम पे हो रहा है या फिर इन पांचों चीज़ों में से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ भी अब नॉर्मल तो नहीं है, हील स्ट्राइक उसका हो रहा है, फुट फ्लैट हो रहा है, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है इसमें से, या फिर कोई एक जो फेज है वो एक्सपैंड कर रहा हो और कोई एक फेज कम हो रहा हो, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। साथ ही साथ स्विंग फेज में क्या सर्कमडक्टरी गेट तो नहीं है, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसेलरेशन, की पूरा स्विंग जो पैराबोला बनता है वो कंप्लीट बन रहा है वर्टिकली या नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप गेट एग्जामिनेशन में लिखोगे। जब आप पैथोलॉजिकल गेट्स को असेस करते हो तब भी आप इसी बेसिस पर पैथोलॉजिकल गेट्स को डिटरमाइन करते हो कि आपकी एक नॉर्मल गेट पैटर्न का ऐसा होता है, ये होता है। अब कोई एक पैथोलॉजिकल गेट है, उसमें इन में से क्या क्या चीज़ें मिसिंग है या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं और इसमें से क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये आपका गेट एग्जामिनेशन हो गया। अब इसके बाद जैसा कि हमने ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में पढ़ा था, सेम वैसे ही हम डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस जो भी हमने पहले पढ़ी थी, और उसके बाद हम उसके बेसिस पर अपना मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है वो तैयार करते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूरो असेसमेंट कंप्लीट। थैंक यू।